केशव जी अकेले कमरे में बैठे रोते ही जा रहे थे। 70 वर्षीय सेवक जी खुद को नितांत अकेला महसूस कर रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि दीवार पर टंगी उनकी माँ की फोटो उनसे कुछ कह रही थी। तू तो मेरा बहादुर बेटा है, ऐसे रोते नहीं, क्योंकि लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। लेकिन केशव जी को आज रोने से उनका मन काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उनकी आँख लग गई और अपने धर्म पत्नी को याद के भंवर में खो गए। अरे क्या हुआ जो मुंह बनाकर बैठी हो? देखो सब आज कितने खुश है। एक तुम हो कि यहाँ चेहरे पर 12 बजाकर बैठी हो। केशव जी ने सुशीला जी का उतरा चेहरा देखकर कहा, आपको भी ना कुछ समझ में आता है? यह अब कोई उम्र है ऐसे सबके सामने गुलाब और तोहफा देने की, वह भी बच्चों के सामने। तुम भी ना अभी 60 हुए नहीं कि अभी से सठिया गई हो। सुशीला जी कमरे को फूलदान से सजाते हुए बोली, अरे यार भाग्यवान, अब क्या मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता, तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दे सकता? कमाल हो तुम भी। हुआ क्या जो इस तरह से बोल रही हो? केशव जी ने सुशीला जी के चेहरे पर आए मिले जुले भाव को देखकर पूछा। बहू आ गई है, यह तो सोचना चाहिए था ना। हम अपने वहाँ होते तो बुरा ना लगता, पर यह ससुराल में, वह भी जब सब आपके भतीजे की नई नई शादी हुई है। आव देखा ना ताव, बस पोज करते हुए गुलाब थमा दिया, वो भी सबके सामने। सुशीला जी चिढ़ते हुए बोली, अच्छा यह बात है, हमें देखकर सब जल जाते हैं। इस उम्र में भी हमारे बीच इतना प्यार है। केशव जी चुटकी लेते हुए बोले, और मैं किसी से नहीं बल्कि अपनी पत्नी से प्यार जता रहा था। किसी को इसमें क्या आपत्ति? हम मिसाल बनेंगे सुशीला जी, तुम देखना। केशव जी सुशीला जी को उन्हें बाहों में भरते हुए कहा और उन्हें गोद में उठा लिया। यह मर्द बिना मनाने के 100 तरीके जानते हैं। मन ही मन सुशीला जी बड़बड़ाती हुई बोली, चाचा चाची जी आप दोनों को बाहर बुलाया जा रहा है, जल्दी से चलो। कहती हुई 19 साल की भतीजी उन दोनों को कमरे में बुलाने आई। दोनों बाहर गए तो देखा सामने दिल के आकार के गुब्बारों से सजा मेज और उस पर एक दिल के आकार का रेड केक था, जिस पर लव बर्ड लिखा हुआ था। आइए चाचा जी केक काटिए, जेठानी जी के बेटे बहू एक साथ बोले। सुशीला जी तो शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी और बोली, बेटा यह सब क्या है? अरे तुम दोनों की अभी अभी नई शादी हुई है, हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो चले हैं। चाची जी वह तो हम बाद में काट लेंगे, पहले हमारे लव बर्ड तो केक काट ले, उसके बाद हम काटेंगे। हमें तो पता है कि चाचा जी हर साल वैलेंटाइन डे पर आपके लिए केक और गिफ्ट लाते हैं, फिर इस साल क्यों नहीं? बस आप केक काटे और फिर हम साथ में काट लेंगे। नई बहू ने सुशीला जी का हाथ पकड़ते हुए बोला। सामने सास जेठ जेठानी सब खड़े थे। सबको देख सुशीला जी की हालत खराब हो गई थी, और वह तो यहाँ शादी में आई हुई थी। नई बहू ने सुशीला जी का हाथ पकड़कर दोनों के हाथों से केक कटवाया और पूरा माहौल हंसी में बदल गया। केशव जी और सुशीला जी के प्यार के चर्चे दूर दूर तक थे, और होते भी क्यों नहीं। दोनों की लव मैरिज हुई थी और दोनों की मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी। सुशीला जी हिस्ट्री की प्रोफेसर थी और केशव जी मैथ्स के। आपस में काम करते करते दोस्ती और कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों की बात अपने घर वालों की मर्जी से बड़ी धूमधाम से शादी हुई। सुशीला जी ने अपने ससुराल में आते ही अपने दोनों जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। शादी के 3 साल बाद उनको एक बेटा हुआ और उसे भी पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया, जो कि अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता है। अगले दिन केशव जी और सुशीला जी अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सुशीला जी की मौके पर ही मौत हो गई। केशव जी इस भरी दुनिया में अकेले रह गए। जिस पत्नी के बिना वह एक पल अपना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह आज हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई थी।
नाश्ते में क्या बनाऊं बाबूजी? काम वाली बाई की आवाज़ से केशव जी की आंखें खुल गई। कुछ भी बना दो बेटा, दलिया या सैंडविच। काम वाली बाई ने नाश्ता बना दिया। खाते खाते उनकी आंखों में आंसू तैर गए। कैसे सुशीला जी उन्हें इस मेज पर बैठकर उनके लिए मनपसंद खाना खिलाती थी, लेकिन उनके जाने के बाद यह खालीपन उनको काटने क्यों दौड़ता। पड़ोस में रमेश जी रहते हैं। उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर अभी 6 महीने पहले ही चली गई है। दोनों अपने मन की बात कर लेते हैं, जिससे जी हल्का हो जाता है। उनका भी एक बेटा है जो अपने परिवार के साथ अलग संसार बसा लिया है। तभी उनके मोबाइल पर रिंग बजी। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं कल आपको लेने आ रहा हूँ। अपना सामान तैयार रखना, अभी मैं मीटिंग में हूँ, कल आपसे बात करता हूँ। इतना कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। शाम का वक्त था। अरे केशव जी, आज मंदिर नहीं चलना है क्या? उन्हें आंगन में गुमसुम बैठते पीछे से उनके मित्र रमेश जी आवाज़ लगाते हुए बोले, क्या हुआ? तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? रमेश जी, क्या बताऊँ तुम्हें, आज मन बहुत उदास है। समझ नहीं आ रहा है क्या फैसला लूँ। जब से बेटा समीर का फ़ोन आया है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा क्या हो गया? क्या कहूँ केशव जी, इतना परेशान मत हो, उठो चलो, पहले रास्ते में चलते हुए बात करते हैं। आरती का समय निकला जाएगा। रमेश जी कहने पर दोनों साथ मंदिर की तरफ चल दिए। रास्ते में केशव जी बोले कि बेटा उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, पर वह अपना एक घर जिसमें उनका बचपन और पत्नी सुशीला जी की यादें बसी है, नहीं छोड़ना चाहते। केशव जी बोले, तुम तो सब जानते हो, जमाना कितना खराब है। मुझे अपने साथ ले जाने में पता नहीं उसका प्यार है या कोई लालच। देख, मैं यह नहीं कहता कि तेरी सोच गलत है, पर यह सब करना भी ठीक नहीं। मैं जानता हूँ कि अपनी इस दुनिया से उसकी दुनिया में जाना आसान नहीं, पर इस घर में अकेले रहने से अच्छा है अपने परिवार के साथ रहना। अगले दिन समीर अपने पिताजी को साथ लेने आया। केशव जी बेटे से बोले, समीर, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर इस घर का क्या होगा? क्योंकि यह घर मैंने लोन ले लिया था, इसकी किस्त भरनी है। मैं किस्त को गिरवी या बेच नहीं सकता। पिता की बात सुनकर समीर बोला, पापा, आपसे जुड़ी हर जिम्मेदारी मेरी है। आपके आशीर्वाद से ही आपका बेटा इतना काबिल बना है कि आपका हर बोझ उठा सके। आपसे ज़रूरी क्या है पापा? आप किसी भी तरह की चिंता मत करें, मैं सब चुका दूंगा। बस अब आपके बिना नहीं रहना चाहता। आपको अपने साथ ले जाने में देरी हुई, क्योंकि मैं पहले उस लायक बनना चाहता था। बेटे के प्यार को देखकर केशव जी बोले, बेटा, मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। आजकल के बदलते ज़माने की वजह से मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इस पर कोई कर्जा नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर इस बूढ़े बाप की लाचारी भी समझना। मैं इस उम्र में कोई धोखा खाना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारा मुझे यूँ अचानक वहाँ से ले जाना थोड़ा हैरान कर हो गया था। मैं पर अब निश्चिंत हूँ, मेरा सामान अंदर है, ले आओ। समीर बोला, मैं जानता हूँ पापा, मुझे आने में देर हुई, इसलिए आपको ऐसा सोचना ठीक है, पर मैं पहले खुद को इस लायक बनाना चाहता था कि आपको अपने साथ बिना किसी तकलीफ के रख सकूं। अब मैंने अपनी मेहनत और आपके आशीर्वाद से अपना घर और बिजनेस जमा लिया है, इसलिए अब आपको लेने आया हूँ। दोनों को ऐसा देखकर माहौल को हल्का करने के लिए रमेश जी बोले, अरे भाई, मेरे दोस्त को मिलाने के लिए लेते आना समीर। अब शाम की आरती और शेर तो मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। केशव जी, वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना। समीर बोला, अरे काका, मैं जानता हूँ पापा का दिल यही है, इसलिए यहाँ रामू काका और उनका परिवार रहेगा। इसमें घर खुला और साफ भी रहेगा।
साथ ही पापा को हर 15-20 दिनों में यहाँ आप सबसे मिलवाने के लिए लाता रहूँगा। समीर जैसे ही केशव जी को घर लेकर पहुँचा, प्रिया चिढ़ गई और बेमन से उन्हें प्रणाम करके अपने कमरे में चली गई। समीर अच्छे से जानता है कि प्रिया उनके मम्मी पापा को खास पसंद नहीं करती थी। मम्मी तो अब रही नहीं, लेकिन वह अपने पापा को अकेले अब नहीं छोड़ सकता। आइए पापा, अपना कमरा देख लीजिए। कुछ कमी हो तो अभी बता दीजिए, मैं उसे ठीक करवा दूंगा। समीर ने केशव जी से पूछा। केशव जी ने घर के भीतर प्रवेश किया तो आनंद से भर गए। बहुत सुंदर घर बनाया है बेटा तुमने। एक कमरा खुद के लिए, एक बच्चों के लिए, एक मेहमानों के लिए। हाँ पापा, और यह सबसे बड़ा कमरा आपके लिए है। समीर उस बड़े कमरे को दिखाते हुए बोला। पापा, यह देखिए आपका कमरा। केशव जी बोले। बेटा, यह तो बहुत बड़ा रूम है। यह तो तुम अपने लिए रखो, क्योंकि आजकल की बहुओं को अपने सामान व्यवस्थित रखने के लिए बड़ी बड़ी अलमारी की ज़रूरत होती है, और बहू को तो बहुत सारा सामान होगा। इसलिए इस बड़े कमरे की मुझे नहीं, बल्कि तुम लोगों को ज़रूरत है। यह छोटा कमरा ही मेरे लिए ठीक रहेगा। नहीं पापा, इस घर के आप बड़े हो, इसलिए बड़ा रूम तो आपका ही होगा और आपका ही हक है। जब से आपके कुल्ले का ऑपरेशन हुआ है, आपको कभी वॉकर तो कभी स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। कई बार चलने में तकलीफ होती है। इस बड़े कमरे में आप आराम से चल फिर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैंने एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी बनवाया है, ताकि यहाँ पर आप कभी कभी आराम से बैठकर खाना खा सकें। इस तरह एक छोटी सी बालकनी भी बनवाई है, जिसमें कुछ पौधे और फूलों के गमले रखे हुए हैं, जो आपका तन मन को स्वस्थ रखने में सहायता करेगा और आपका मन भी लगा रहेगा। टीवी तो रहेगा ही, जिसमें अपने मनपसंद कार्यक्रम देख सकते हैं। और इस कोने में एक छोटा सा मंदिर बनवाया है, जहां बैठकर आराम से अब पूजा भी कर सकते हैं। समीर बड़ा उत्साह से केशव जी को बताया जा रहा था, और केशव जी भी मंत्रमुग्ध से घर को देखे जा रहे थे और बेटी की बातें सुनकर बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। वह तो कितना गलत समझते थे अपने बेटे को। समीर अपने पापा को वही सोफे पर बिठाते हुए नम आंखों से बोला। पापा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, कितने त्याग किए, अपनी इच्छाओं को मारा। मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, जब हम बाजार जाते थे और कोई चीज़ आपको पसंद आती थी, लेकिन वह बहुत महंगी होती थी, तो आप उसे उठाकर एक तरफ रख देते थे कि यह आपको पसंद नहीं है, कोई दूसरी दिखाइए। लेकिन मुझे कितनी भी महंगी चीज़ पसंद आए, आप एक बार भी उसे दिलवा देते थे। मुझे आज भी याद है, जहाँ आप अपनी परेशानी, आर्थिक समस्या हम पर जाहिर नहीं होने देते थे। एक बार तो स्कूल की ट्रिप जा रही थी और मैंने जिद की कि मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। आपने पहले तो मना कर दिया, फिर मेरी इच्छा को देखते हुए मम्मी ने अपने सारे बचत के पैसे मुझे दे दिए थे और मैं उस ट्रिप को खूब एंजॉय करके लौटा था। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अच्छा खासा अस्पताल का बिल बन गया था। उस वक्त मैंने देखा कि आपने कैसे अपने दोस्त से उधार लेकर बिल चुकाया था। तब मेरे अंदर अपराध की भावना आ गई थी कि मैंने क्यों स्कूल की ट्रिप के लिए बचत के पैसे खराब किए। क्या फ़र्क पड़ता अगर मैं ट्रिप पर नहीं जाता। लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी। आपने मेरी पढ़ाई के खर्चों में कटौती नहीं की, अच्छी ट्यूशन लगा कर दी और उसी की बदौलत मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और बढ़िया नौकरी हासिल की है। आज उसी बढ़िया नौकरी के बलबूते पर घर बनाने में मैं सफलता प्राप्त हुई। अब मेरे पास पर्याप्त धन है, इसलिए तो खर्च करने के लिए मन नहीं मारना पड़ेगा पापा आपको, और ना ही
आपको कुछ भी चीज़ को खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा। जो मेरा है सब आपका ही है। आपका जीवन शुरू से ही हमारे लिए आदर्श रहा है। आप ही हमारे इस घर के हेड होंगे, इसलिए यह बड़ा रूम तो आपका ही होगा। बेटे की बात सुनकर केशव जी की आंखें नम हो गई। बेटा, मुझे आज तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। ईश्वर करे तुम्हारे जैसा बेटा सबको मिले, जो अपने माँ बाप की इज्जत करता हो, उनका ख्याल रखता हो और उनका बुढ़ापा संवार सके। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसा बेटा मिला। काश सुशीला जी भी आज यह पल देखने के लिए जिंदा होती। ऐसे कहते उनकी आंखें भर आई। बेटे के सर पर हाथ फेरकर केशव जी आराम करने लगे। केशव जी के आने से प्रिया अब हमेशा उनसे चिड़चिड़ सी रहती थी। कितने शौक से उसने वह बड़ा कमरा अपने लिए तैयार करवाया था और आते ही इस बूढ़े ने हड़प लिया। एक दिन भी उस कमरे में रहने का मौका नहीं मिला। वह हमेशा समीर से उस बड़े कमरे को लेकर झगड़ती रहती थी। समीर हमेशा उसे बोलता, देखो प्रिया, पापा को उस कमरे में कितना सुकून मिलता है। वह बालकनी में खड़े और रखे पेड़ पौधे और वहाँ से वह शाम के वक्त बैठकर बाहर का नज़ारा देखते हैं तो उनका मन लगा रहता है। और पापा कौन सा जिंदगी भर उस कमरे में रहने वाले हैं। अरे पता नहीं उनकी कितने दिनों की जिंदगी बची है। लेकिन प्रिया एक भी बात समझने को तैयार नहीं थी। आए दिन केशव जी को ताने मारती रहती। समीर को ऑफिस जाने के बाद तो वह अपनी सारी हद पार कर देती। घर का हर छोटा मोटा काम वह केशव जी से करवाती रहती। केशव जी भी बेटे बहू में झगड़ा ना हो इसलिए जो बहू करती वह चुपचाप सुन लेते। एक दिन केशव जी को दोपहर के 2 बजे थे। बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। केशव जी बहू से संकोचते हुए बोले, बहू कुछ हल्का सा खाने को बना दो, बहुत भूख लगी है। प्रिया ने पहले तो 1-2 बार सुनकर भी अनसुना कर दिया, पर जब केशव जी दोबारा बोले तो अपना फ़ोन पटक कर उन्हें घूरने लगी। बहू का ऐसा रूप देखकर केशव जी चुपचाप वहाँ से खिसक गए और रसोई में जाकर अपने लिए दूध गर्म करने लगे। उन्होंने जैसे ही गिलास में दूध डाला, दूध गर्म होने के कारण उनके कपकपाते हाथों से गिलास टूटकर नीचे गिर गया, जिसके कारण उनका पैर भी जल गया और छाले पड़ गए थे और वह एकदम से बिलबिला उठे। इतने में बहू धन आते हुए आई, गुस्से में हाथ पकड़ा और केशव जी को धक्का दिया और रसोई से बाहर कर दिया। जब से आए हैं दिमाग खराब करके रखा है, पूरे दिन बस खाने की पड़ी रहती है। चुपचाप पूरी रसोई को साफ कीजिए वरना। इतना कहकर प्रिया से पर्स उठाया। हाँ श्यालू, बस पहुँचने ही वाली हूँ यार, आज तो पार्टी में मज़ा आ जाएगा। इस बुढ़े ने तो परेशान करके रखा है। और तेजी के साथ वह घर से निकल गई। केशव जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने पूरे रसोई को साफ किया। अब भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि जली हुई चोट का दर्द भूख के आगे नहीं दिखाई दे रहा था। वह अपने कमरे में गए, अपने अलमारी से 500 का नोट निकाला और बाहर पास के ढाबे पर खाना खाने के लिए चले गए। समीर आए दिन उनको थोड़े बहुत पैसे देता रहता था कि अगर पापा को कुछ बाहर का खाने का मन करे तो उन्हें तरसना ना पड़े या बहू के आगे मेरी बात हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन बरसात का मौसम है और बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यह सोचकर उन्होंने बहू से घर ही में ही खाना बनाने के लिए कहा था। लेकिन केशव जी ने सादा खाना खाया और चल दिए। रास्ते में उन्हें जलेबी, रबड़ी और गर्मा गर्म कचौड़ी दिखाई दी तो उन्होंने घर के लिए तीनों चीज़ें पैक करवा ली। आज शनिवार था तो बेटा भी शाम को 4 बजे तक घर आ जाता है, तब साथ मिलकर खाएंगे।
यह सोचकर उन्होंने सारा सामान पैक करवा लिया और घर आ गए। घर पहुंचते तो बहू ने हाथ में इतना सामान देखते ही बवाल मचा दिया। बाबूजी, मेरी अलमारी की डोर से पैसे निकालने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बहू की बातें सुनकर केशव जी वह भौचक्के रह गए। बहू, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो अपने पैसों से, बात पूरी भी नहीं हुई कि वह आपके पैसे? अरे, एक भिखारी से बदतर है हालत है आपकी, और आपके पास रातों रात पैसे आ गए। आने दीजिए आपके बेटे को, बताती हूँ आपकी सारी करतूत, चोर कही के। इतना सुनते ही केशव जी के हाथ से सारा सामान छूटकर जमीन पर गिर गया और अपने कमरे की तरफ चल दिए। प्रिया फिर बोली, कहाँ जा रहे हैं? खबरदार, अगर आप उस कमरे में कदम भी रखा तो आपकी औकात एक नाली के कीड़े जैसी है, और नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है। बड़े आए उस कमरे में रहने वाले। उसने केशव जी का सामान बांधा और कमरे के बाहर फेंक दिया। उसने जैसे ही सुशीला जी की तस्वीर दीवार से उतारकर बाहर की तरफ फेंकी, समीर ने अपने हाथों में पकड़ ली, जो अभी 2 मिनट पहले घर में आया था और अपनी पत्नी की ऐसी गंदी हरकतें देख रहा था। सामने समीर को देख प्रिया की आंखें फटी रह गई। केशव जी अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। समीर ने आगे बढ़कर पिता को गले से लगा लिया और पास पड़े सोफे पर बैठाया। बाबूजी का सामान ले जाकर वापस कमरे में रखा और माँ की तस्वीर से हाथ जोड़कर वही दीवार पर लगा दी। प्रिया हैरान थी कि समीर ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा। तभी अपने गाल पर पड़े तड़ातड़ 2 थप्पड़ से प्रिया केशव जी के कदमों में जाकर गिर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के साथ ऐसे करने की? किस बिना पर तुमने मेरे बाबूजी को चोर कहा? मैं ही दे गया था उन्हें पैसे, ताकि उन्हें मेरे बाद तुम्हारे आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यह जो तुम इतने आलीशान घर में रह रही हो, वह सब मेरे बाबूजी की कड़ी मेहनत से बना है। उन्होंने मुझे इस काबिल तक पहुंचाने के लिए कभी अपने पसंद के कपड़े तक नहीं पहने, कोई अपना शौक पूरा नहीं किया। एक एक पाई मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दी। आज तक मैं चुप था, क्योंकि मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया था कि बेटा, घर की लक्ष्मी का कभी निरादर नहीं करना और गलती से भी कभी उस पर हाथ मत उठाना। लेकिन तुमने आज सारी हदें पार कर दी। पर बस अब और नहीं, तुम अभी के अभी इस घर से चली जाओ, वरना मुझे पता नहीं आज मैं क्या कर बैठूंगा। केशव जी ने बेटे को रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं माना। समीर ने प्रिया का सामान घर के बाहर कर दिया और हाथ पकड़कर प्रिया को भी घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में आते हुए बोला, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो जाए और तुम्हें मेरे पिता से कोई दिक्कत ना हो तो तुम वापस आ सकती हो, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। केशव जी ने बहुत बोला, बेटा, बहू को माफ़ कर दो। नहीं पापा, मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और जब तक इंसान पर खुद नहीं आती उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। कुछ महीने बाद प्रिया अपने मायके से रोती सूरत लेकर घर लौट आई। मम्मी पापा थे नहीं और भाभी ने ननंद को उसके मायके टिकने नहीं दिया। बहू की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर केशव जी ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन बेटा अभी भी अपनी पत्नी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन के बाद से प्रिया को केशव जी से कोई शिकायत नहीं हुई और वह जी जान से उनकी सेवा करने लगी थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।